अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अल्ट्रासोनिक वेव्स। व्हाट आर द अल्ट्रासोनिक वेव्स? सबसे पहले इसके लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हमारा जो नॉर्मल ईयर है वो हमारा कौन सी फ्रिक्वेंसी रेंज को इजीली सुन सकता है। नॉर्मल ईयर से मुराद ये है कि मतलब ऑब्वियसली विद एज अगर आपका कोई मेडिकल जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है तो आपकी फ्रिक्वेंसी रेंज इससे कम भी हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को ऊंचा सुनाई देता है, हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन नॉर्मल ईयर जो है अगर उसमें कोई मसला नहीं है तो आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड फ्रिक्वेंसी की साउंड आपको सुनाई देती है। और जो साउंड इससे हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं वो आप नहीं सुन सकते। और जो इससे हाई फ्रिक्वेंसी की जो साउंड्स होती हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। अल्ट्रासोनिक्स नाम ही इस वजह से आया है, अल्ट्रा मीन अबव, अल्ट्रासोनिक्स मीन मतलब अबव और बियॉन्ड साउंड्स। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है ना, वो हमारे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा हो, वो फ्रिक्वेंसी जो एक नॉर्मल ईयर सुन सकता है उससे हाई फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा हो, तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो है वो जनरेट होती हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो 20,000 हर्ट्ज से लेके अबव कुछ भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो होती है इनकी रेंज 20,000 हर्ट्ज से लेके 100,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके अलावा ये कि आपके पास यहाँ एक ऐसी भी अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर्स प्रोड्यूस किए गए, बनाए गए, जो कि ऐसी भी डिवाइसेस हैं, अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस, जो कि तकरीबन 25 बिलियन हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव्स भी जनरेट कर सकते हैं। इनकी एक पार्शियल वेव्स कहलाती हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। जितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है वेवलेंथ उतनी स्मॉल होती है, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आप वी को कांस्टेंट रखें, एफ एंड वी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर आपके पास एक ऐसी वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी 25 बिलियन हर्ट्ज है, तो अगर आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें दैट वुड बी वेरी स्मॉल, जो कि आपके पास 10⁻⁻8 मीटर तक होगी। अगर हम लोग अपने विजिबल वेव्स जो है उनकी वेवलेंथ को देखें तो वो मिनिमम 10⁻⁻6 तक जाती है, जबकि 10⁻⁸ जो है वो 10⁻⁻6 से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तकरीबन एक्सरेज के करीब आप जा सकते हैं, एक्सरेज की जो रेंज है वो 10⁻⁻10 मीटर तक है। इसके अलावा ये बात आपको इम्पॉर्टेंटली आपको पता होनी चाहिए कि जब वेव ट्रैवल कर रही होती हैं तो वेव जिस जगह से भी ट्रैवल करती हैं वो अपने रास्ते में आने वाले उस ऑब्जेक्ट से अफेक्ट होती हैं जो कि उनके साइज़ के कंपैरेबल या उनके साइज़ से बड़ा हो। इनफैक्ट कंपैरेबल भी नहीं, उनसे बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट अगर उस जो वेवलेंथ है और वेव की उससे अगर उस साइज़ से बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो वो उससे अफेक्ट होंगी। तो इसलिए जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। तो जितनी स्मॉलर वेवलेंथ होती है उतनी ही ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेशन होती है, और जितनी हायर वेवलेंथ होती है, हायर वेवलेंथ जो है वो आपके पास ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, ज़्यादा जल्दी अफेक्ट होती है। एब्जॉर्ब होने की वजह से वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देती है और वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हो सकती, जैसे स्मॉलर या शॉर्टर वेवलेंथ्स जो होती हैं वो पेनिट्रेट हो जाती हैं। इसलिए इनको काफ़ी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एक तो इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, सॉरी बहुत हाई है, वेवलेंथ बहुत कम है, एनर्जी ये बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं। अगर हम इनको नॉर्मल साउंड वेव के साथ कंपेयर करें तो जो नॉर्मल साउंड वेव्स हैं अगर वही उसी एम्पलीट्यूड की हों जितने के अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी क्योंकि नॉर्मल साउंड वेव की कम है और अल्ट्रासोनिक वेव्स की ज़्यादा है, तो इसलिए वो ज़्यादा एनर्जी कैरी करते हैं। इसके अलावा इसकी जो पेनिट्रेशन होगी बहुत छोटी वेवलेंथ है, तो इसमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा, पेनिट्रेशन पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी, एक्चुअली इसका वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो नहीं, वेवलेंथ के साथ इस तरह से डायरेक्टली रिलेशन है कि जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी। तो इसी पेनिट्रेशन पावर की वजह से इनको मेडिकल के अंदर भी, मेडिसिन के लिए डिफरेंट डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, और कुछ जगह पे इनको ब्लडलेस सर्जरी, मतलब जिसमें कटिंग वगैरह के बगैर सर्जरी होती है, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कि आपके पास अल्ट्रासोनिक सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू अ पेशेंट। जब वो ट्रांसमिट होती है थ्रू अ पेशेंट तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के से वो कहीं कहीं रिफ्लेक्ट होती है, कहीं रिफ्रैक्ट होती है। वो जो रिफ्लेक्ट होकर वेव आ रही होती है वो अगर हमारे पास हेल्दी पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो वो और होती है, और अगर कहीं खुदा न खासा कोई सिस्ट या ट्यूमर है उस अगर रास्ते में आ जाता है उससे रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ रास्ते में कोई सिस्ट या ट्यूमर है जिससे टकरा के वापस आई है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा भी आपके पास जो है काफ़ी सारे यूजेस हैं। इसके अलावा आप जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने आपको बताया कि टेक्निकल एप्लीकेशन इसका नेम इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मेटल्स। मतलब अगर आपके पास एक मेटल के अंदर से और बाहर से उसको देख नहीं पा रहे कि अंदर उसके क्या डिफेक्ट है, अगर आपने एक मेटल के अंदर कोई डिफेक्ट है, अगर आपने उसको डिटेक्ट करना है, और नॉन डिस्ट्रक्टिव इसलिए कि बिकॉज आप उसको तोड़ने काटना वगैरह भी नहीं चाह रहे, तो आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है
जो है वो आप उसको किसी उसमें आप जैसे आप अगर छोटी सी बीम से पास करा के उस मीडियम के अंदर उसको ट्रांसफ़र करें एंड जो है वो जो मीडियम है वो उसके डिफरेंट पार्ट्स से जब वो रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है आपको हेल्प आउट करेगी डिटेक्ट करने में कि कहीं पार्ट में कोई फ्लॉ या क्रैक या डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। जैसे इन्होंने आपको एक सिस्टम शो किया हुआ है, एक सेटअप शो किया हुआ है जिसके अंदर आपके पास एक CRO एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर स्क्रीन एक छोटी सी लगी होती है जो आपको डिफरेंट वेव्स के वेव फॉर्म्स आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाते हैं। तो सिग्नल से जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट किया गया और एक मीडियम के अंदर, और उन्होंने आपको 3 तरह की वेव्स ABC लेवल की हुई हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब आपके पास क्या होगा कि यहाँ से जब अल्ट्रासोनिक पल्स जो पेनिट्रेट करती है मेटल में, जब वो किसी फ्लॉ के साथ स्ट्राइक करती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उससे स्ट्राइक होकर जो वेव वापस आती है वो रिफ्लेक्ट होकर आती है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं बाकी जो कि नॉर्मल पार्ट से स्ट्राइक होकर आ रहे हैं। तो ये यहाँ फिगर में आपको शो किया गया है कि सेटअप के अंदर 3 डिफरेंट तरह की वेव्स आपको स्क्रीन पे ABC नज़र आ रही हैं। एक वेव जो है वो उस वेव उसका पल्स है जो ट्रांसमिट हो गई थी। B वो वाली इसको शो कर रहा है जो कि रिफ्लेक्ट बैक हुई है, लेकिन वो ऐसे पार्ट से रिफ्लेक्ट बैक हुई है जहाँ पे कुछ फ्लॉ था, यहाँ पे कोई डिफेक्ट वगैरह था। और जो तो बेसिकली आपके पास जो है वो एक वेव वो है जो कि रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है जहाँ पे फ्लॉ वगैरह वहाँ से, और एक जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द स्पेसिमेन। तो इन तीनों वेव्स की वेव फॉर्म में डिफरेंस है जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ जो ओबियसली जब डिफरेंस आता है तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ट्रांसमिटेड वेव जो थी उसका तो पल्स इस तरह का होना चाहिए था, जो बाउंड्री से टकरा के आई उसका पल्स इस तरह का होना चाहिए था, जो थर्ड वन है अगर वो डिफरेंट है बाकी दोनों से तो इट्स मीन कि वहाँ पे कोई फ्लॉ था जिससे ये टकरा के वापस आई है। इसके अलावा इसका एक और यूज़ ये भी होता है कि आपके पास क्लीनिंग ऑफ मेटल के लिए भी यूज़ होता है उसका, या फिर अगर आप जो है वो कोई ऐसी चीज़ उसके साथ लगी हुई है जिसको आपने रिमूव करना है उसके लिए भी इसको ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जो है वो आप ख़ुद नहीं जा सकते, उसको इनएक्सेसिबल प्लेसेस होती हैं, वहाँ तक भी अल्ट्रासोनिक वेव जाके अपना काम कर लेती हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करने के लिए भी यूज़ होता है ये, क्योंकि इनकी इंटेंस फोकस्ड होती है। शॉर्ट वेवलेंथ होती है नॉर्मली फोकस्ड होती है, हाई इंटेंसिटीज़ होती हैं, स्मॉल रीजन को ही टारगेट करती हैं। अगर आपने लेट्स किसी एक जैसे कैंसर सेल्स वगैरह या ट्यूमर के सेल्स वगैरह अगर किसी एक टिश्यू को अगर आपने डैमेज करना है या बंद करना है तो ये पर्टिकुलरली सिर्फ उसी को जाके हिट करती है, सराउंडिंग वाले टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करती। इसके अलावा ये कि ये न्यूरो सर्जरी के अंदर भी यूज़ होता है डिफरेंट इक्विपमेंट के अंदर, जैसे आर्थराइटिस, मस्कुलर रोमेटिज्म या सटीका, ये वाली जो बीमारियाँ होती हैं इनके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए भी ये चीज़ें ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेस है कैविटेशन। कैविटेशन बेसिकली आपके पास प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली आपके पास जो है वो लिक्विड के अंदर लो किसी मतलब बेसिकली नॉर्मली आपको पता है कि लिक्विड का आपको ये चीज़ पता है कि लिक्विड जो है वो नॉर्मल आपके पास एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर 100 डिग्री या उससे अबव के ऊपर वो बॉयल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, वेपर प्रेशर एक तो होता है ना लिक्विड का अपना वेपोरेशन की वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अगर वेपर प्रेशर जो है वो आपके पास वो तो खैर वही है, लेकिन जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है अगर वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि किस पॉइंट के ऊपर वाटर जो है वो बॉयल करेगा या कोई भी लिक्विड बॉयल करेगा। अगर आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर के जब बराबर हो जाता है ना तो फिर उसके बाद वो चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर अपना एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उस वजह से वेपर प्रेशर को भी उतना ही बढ़ना पड़ता है, बिकॉज इट्स नेसेसरी कि वेपर प्रेशर एक्सीड करे फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रेशर तभी वो चीज़ बॉयल करेगी। तो अब क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वेपर प्रेशर को इंक्रीज़ होना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर को इंक्रीज़ होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, तो चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे बड़ा डिपेंड कर रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो आपके पास जो प्रेशर है अगर एक्सटर्नली कम हो जाता है तो चीज़ जल्दी भी बॉयल हो जाती है, और अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है तो चीज़ को टाइम भी लगता है बॉयल होने में। तो इसलिए जो है वो आपके पास जो है कैविटेशन में भी ये होता है कि अगर विद इन अ लिक्विड किसी जगह नॉर्मली ये होता है कि जैसे जो प्रोपेलर बेसिकली आपके पास वो एक फिन्स टाइप होते हैं जो किसी सबमरीन के साथ या किसी प्लेन किसी कोई भी चीज़ जो पानी के अंदर मूव करी अगर उसके साथ कोई प्रोपेलर है, फिंग्स वगैरह है जो कि फ़ैन की तरह के फिंग्स हैं जो कि रोटेट करें तेज़ी से विद इन वाटर, तो उनकी रोटेशन की वजह से ना वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। और कुछ किसी जगह पे पानी के अंदर जो है वो आपके पास प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से कहीं जो है वो जो स्टैटिक प्रेशर है लिक्विड का वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर
में भी एकदम से चेंज आ जाता है, सॉरी बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर एकदम से चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। ये पाइप्स के अंदर भी होता है नॉर्मली कि अगर आपके पास एक पाइप में से पानी गुजर रहा है और एक जगह उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और आगे जाके कहीं पाइप थोड़ा थिन हो रहा है, तो वो जब आपको पता है कि जहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है, स्पीड कम होती है और प्रेशर का भी उस हिसाब से डिफरेंस होता है। लाइकवाइज जब वो लो क्रॉस सेक्शन वाले एरिया में पानी जाता है तो वहाँ पे जो है वो, अगर आप अपने पता नहीं कहीं ऑब्जर्व भी कभी किया है कि नहीं, इस तरह से कि बड़े पाइप से जब छोटे पाइप में पानी ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वो जो बीच में जगह होती है वहाँ पे ऐसे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो एकदम से जब हाई लो स्पीड एंड हाई प्रेशर की तरफ जाता है तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे भी आपके पास जो है वो बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो बबल्स होते हैं उनको हम कैविटेशन कहते हैं। बेसिकली इट्स सेल्फ इट्स वेरी जो है वो मतलब लाइक एडवांस टॉपिक, लेकिन जो उसमें समझने वाली बात है ना वो ये सिर्फ ये जो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हेन अल्ट्रासोनिक वेव्स आर फोकस्ड ऑन द स्मॉल स्पेस इन लिक्विड के अंदर, किसी स्मॉल स्पेस के अंदर अगर आप अल्ट्रासोनिक वेव को फोकस करें, ठीक है, वेरी हाई इंटेंसिटी, वहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, तो लिक्विड जो है ना वो एकदम से वोलेटिलाइज्ड हो जाएगा, मतलब वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो उसको कैविटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो मैंने जैसे आपको बाकी एग्जांपल्स दी, लिक्विड के अंदर अल्ट्रासोनिक वर्क के बगैर भी खैर इस तरह से बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, जहाँ पे भी प्रेशर का डिफरेंस आता है और वहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, तो वहाँ पे भी बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। अब वो बबल्स बनते और टूटते रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी प्रेशर नॉर्मल होता है तो वहाँ पे वो कोलैप्स भी कर जाते हैं। तो वो जो क्लैप्स ऑफ दिस बबल प्रोड्यूसेस वायलेंटली डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस नियर द सॉलिड सरफेस। तो अगर वो बबल्स मूव करते हुए जिस भी सॉलिड में से पानी गुजर रहा है या लिक्विड गुजर रहा है कोई, उसकी सरफेस तक अगर वो बबल मूव करके चले जाएँ तो वहाँ पे अगर वो कोलैप्स करेंगे तो समटाइम्स उनके कोलैप्स करने की वजह से वहाँ पे बहुत एक फोर्स, एक जेट मतलब फोर्स क्रिएट होती है, एक मतलब बेसिकली एक माइक्रो जेट, क्योंकि वो जब बबल टूटता है तो वो पानी सा निकलता है तो उसका एक जेट होता है, तो वो सरफेस को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सरफेस भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली आपके पास इस प्रोसेस के अंदर भी ये यूज़ होता है। डी गैसिंग बेसिकली आपके पास सच एज कैविटेशन, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस सच एज कैविटेशन विच हेल्प्स इन डी गैसिंग। तो बेसिकली आपके पास जो है बबल्स बनाना और तोड़ने के प्रोसेस के अंदर जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती है। अल्ट्रासोनिक कैविटेशन अब आजकल जो है वो उस एस्थेटिक सर्जरीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा, जिसमें फैट्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा जो है जो बैट्स होती हैं नेचुरली अगर हम देखें वो एक साउंड है को यूज़ करती हैं वो अपने रास्ते में आने वाले कोई भी, अगर उनको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिससे वो फैक्टर्स जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर अगर वो किसी को खाना चाह रही हो ना, रास्ते में आने वाला कोई जो उनको उनका जो शिकार होता है, अगर वो उनको ने डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए वो बैट्स भी जो है ना वो ऐसे साउंड एक्ोज प्रोड्यूस करती हैं। अब जब वो रिफ्लेक्ट होके आते हैं तो उनसे वो कितना टाइम लगा है उनको रिफ्लेक्ट बैक होके आने में, उससे वो डिस्टेंस मेजर कर लेती हैं, तो उससे उन्हें सेंस कर लेते हैं कि अच्छा जो उनका प्रे है, शिकार है, वो इतने डिस्टेंस के ऊपर है। तो जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स हम देखें तो ये जनरेट कैसे होती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी जनरेटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ कैपेबल ऑफ सेंडिंग हाई फ्रीक्वेंसी। तो हर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है, उससे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटेड बाय अप्लाइंग ऑन इलेक्ट्रिक करंट टू अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ क्रिस्टल नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक। अब हम देखते हैं कि जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो किस किस तरह पॉसिबल है। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोसोनिक वेव को आप जनरेट कर सकते हैं। अब किसी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी हो कि वो 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर सके तो आप अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके अलावा कुछ वेव्स उन्होंने बताए हुए, जिसमें से एक वेव जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रोसोनिक वेव जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने एक सर्टन टाइप ऑफ क्रिस्टल होते हैं जिन्हें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वो क्रिस्टल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो इनको इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई किया जाता है इन क्रिस्टल्स को। ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी इसमें चेंज करना मतलब है कि उनके अंदर एक मोशन क्रिएट हो जाती है, वाइब्रेट करना चल जाते हैं, लग जाते हैं विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और उससे आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो क्रिएट हो जाती है। एक और टेक्निक ये है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाए क्रिस्टल को,
जो है स्पेशल क्रिस्टल को, जो जिसकी वजह से वो ऑसिलेट करने लग जाते हैं विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एज़ कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी 20K हर्ट्ज़, और उससे अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो जनरेट हो जाती हैं। डिटेक्शन हम कह सकते हैं, देयर आर सो मैनी मेथड्स बाय विच अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी डिटेक्टेड। हम 2 मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीजो इलेक्ट्रिक डिटेक्शन मेथड, जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो भी नॉर्मल साउंड वेव की तरह कंप्रेशन और रे रिफ्रैक्शन उनके अंदर होते हैं। तो जब भी ये किसी जो है क्रिस्टल के ऊपर फॉल करते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर हम इन्हें अलाउ करते हैं कि फॉल करें, तो उसके फॉल करने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है अक्रॉस द क्रिस्टल फेसेस, मतलब जो क्रिस्टल के फेसेस हैं उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज अल्ट्रासोनिक वेव्स। और वो जो डिफरेंस है इज़ एम्पलीफायर बाय एन एम्पलीफायर, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको फिर हमें किसी एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करके उसे एम्पलीफाई करते हैं, और वहाँ से इलेक्ट्रोसोनिक वेव्स जो है वो क्रिएट होती है, मतलब सॉरी डिटेक्ट होती है। मतलब बेसिकली इस पर्पस क्या है कि आपने अल्ट्रासोनिक वेव्स को आपने फॉल कराना है किसी मटेरियल के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। तो हमने उसकी जनरेशन के लिए भी उसका ये किया कि हमने उसको फॉल किया इलेक्ट्रिकल करंट को, तो वहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई और वाइब्रेशन की हेल्प से वो जनरेट हो गए। और फिर हमने अब क्या किया कि अब हमने उन्हें फॉल करना है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पल्स में जो है वो कन्वर्ट करेंगे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, और वो इलेक्ट्रिकल पल्स को आप एम्पलीफाई कर लेंगे और वहाँ से आप डिटेक्ट कर लेंगे कि अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रोसोनिक वेव्स जो है वो मौजूद थी। V=2 sin ओमेगा t, और ये आपको बेसिकली बताया गया है कि आपके पास जो वेव फॉर्म होती हैं, जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वेव फॉर्म होती है वो किस तरीके उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है और वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा आपके पास तरीके से हम इसको अल्ट्रासाउंड वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो क्या है, आपके पास बेसिकली करंट ट्यूब के भी एक आपके पास एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, और उसके अंदर जो है वो मतलब हॉरिजेंटली आपने उसे प्लेस करना है, और उसके अंदर एयर कॉलम वाला भी है कि मतलब एयर ट्रैप्ड है उसके अंदर, ठीक है। तो द लाइकोपोडियम पाउडर इज स्प्रिंकल इन द ट्यूब। एक लाइकोपोडियम इज़ अ पाउडर जो कि हम उस ट्यूब के अंदर स्प्रिंकल कर देते हैं, और जब अल्ट्रासोनिक वेव उस ट्यूब में से ग्लास ट्यूब में से पास करती हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास आपको पता है कि जब साउंड वेव्स जो है किसी ग्लास ट्यूब के अंदर ट्रैप होती हैं तो वो बेसिकली नोड एंटी नोड क्रिएट करती हैं, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन होती है अबाउट द बाउंड्री डिपेंडिंग अपॉन द ट्यूब कि आपके पास ओपन एंड है या क्लोज एंड ट्यूब है, जो है वो हमने जो है बेसिकली स्टडी किया था एक चैप्टर के अंदर के, मतलब बेसिकली वहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्शन की वजह से नोड्स एंटी नोड्स क्रिएट होती है, तो स्टेशनरी वेव्स क्रिएट हो जाती है ना, जिनकी वजह से नोड्स एंटी नोड्स होते हैं। तो लाइकोपोडियम पाउडर इन द ट्यूब कलेक्ट्स ऑल द नोड एंड ब्लोन अवे। तो ये पाउडर का फ़ायदा क्या होता है, पाउडर क्या करता है कि बेसिकली आपके पास जो है वो जहाँ पे नोड बन रहे होते हैं वहाँ पे वो इकट्ठा हो जाता है, एंड जहाँ पे एंटी नोड्स बन रहे होते हैं वहाँ पे वो ब्लो ऑफ दूर चला जाता है, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि आपका यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो मौजूद हैं। दिस मैटर इज़ यूज्ड व्हेन द वेवलेंथ इज़ नॉट वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ के लिए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते नोड एंटी नोड्स के दरमियान में, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव तक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्मॉलर के